द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी हाल में प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। इसलिए भारत के पड़ोस नीति का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम इसी को लेकर के आए हैं। इसके तहत जो गुजराल डॉक्ट्रिन थी उसे जानेंगे और वर्तमान सरकार की जो पड़ोस पहले नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लें कि पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित सवाल अक्सर आते रहते हैं एग्जामों में। 2009 में पूछा गया था कि कभी कभी समाचार में आने वाला एलिफेंट पास का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके मामलों के संदर्भ में किया जाता है। तो ये श्रीलंका आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार का मूल्य लगातार बढ़ा। दूसरा है कि कपड़ा और कपड़ा लेख भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु है। और तीसरा है कि पिछले 5 वर्षों में नेपाल दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। ऊपर के कथनों में से कौन सा सही है। ये 2020 का क्वेश्चन है, तो वीडियो के बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में जो दक्षिण एशिया के भी राष्ट्रों को बुलाया गया और हिंद महासागर रिम क्षेत्र जो है वहाँ के राष्ट्रों को भी बुलाया गया। इसमें पड़ोस पहले की नीति के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। तो अब देखें कि भारत की पड़ोस पहले की नीति क्या है। इसको देखें तो इसकी पृष्ठभूमि में हम जाते हैं तो देखते हैं कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से अपने पड़ोसियों के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध साझा किए हैं। अगर आप इतिहास उठाएंगे, आज़ादी के टाइम से ही देखेंगे तो आज़ादी के समय से ही भारत पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है। और नेहरू जी ने विशेष तौर पर काफ़ी बड़े बड़े ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर के भारत ने अपना लाभ न देकर के दूसरे पड़ोसियों के लाभ का सोचा और संबंध बनाने की कोशिश की थी। ये जब से भारत है तब से आप मान सकते हैं कि पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध की कोशिश लगातार जारी है। पड़ोसियों में अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, म्यांमार है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। पड़ोसियों में आप देख सकते हैं इसे, ये अफगानिस्तान है जिसकी सीमा यहाँ मिल रही है। ये पाकिस्तान, ये तो पड़ोसी राष्ट्र है ही। इधर मालदीव, ये श्रीलंका, यहाँ म्यांमार, ये भूटान, नेपाल, चाइना और बांग्लादेश, ये बिल्कुल सीमा बनाते हैं। हमारे मालदीव समुद्री सीमा बनाता है, श्रीलंका समुद्री सीमा बनाता है, जबकि बाकी सारे राष्ट्र भूमि पर सीमा बनाते हैं। इसलिए ये सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध को लेकर के विशेष तौर पर सरकार की कोशिश रही है। उसी के तहत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सरकार ने बनाई थी, जिसके सेंटर में ये सारी नीतियां हैं जिसको अभी देखेंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा अगर हम कहें तो 2008 में लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है कि पूरे क्षेत्र में भौतिक, डिजिटल और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना है उद्देश्य। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये 1992 में जो लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई गई थी, किनके द्वारा, इंद्र कुमार गुजराल जब प्रधानमंत्री थे उस टाइम लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई थी 92 में। और उसी को 2014 में अपग्रेड किया गया और उसी का नाम दे दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसका उद्देश्य है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के देशों, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों के साथ संबंध को और मजबूत करना। भारत ने कई सारे संगठनों के साथ अपना संबंध बनाया भी है, जिसमें आसियान है, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है, हिंद महासागर आयोग है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, क्वाड है। ये सब भारत के प्रयास हैं जो कई सारे संगठनों के माध्यम से वो पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है। उसी में थिंक वेस्ट पॉलिसी भी है कि भारत खाड़ी और पश्चिम एशियाई देशों के बीच जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भारतीय प्रवासियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप खाड़ी देशों में देखेंगे तो भारत के सबसे ज़्यादा प्रवासी आपको यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों में काफ़ी संख्या में वहाँ लोग रहते हैं। तो उसी के लिए थिंक वेस्ट पॉलिसी है, यानी पश्चिमी देशों के साथ, पश्चिमी एशियाई देशों के साथ ये संबंध है। कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, मध्य एशियाई देशों के साथ गहन, सार्थक, निरंतर जुड़ाव की परिकल्पना की गई है। सेंट्रल एशिया में 5 देश जो कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब जो देश आते हैं यही सारे सेंट्रल एशियाई देश हैं। इसके बाद एक सागर की अवधारणा पेश की गई थी जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन,
यानी कि आसपास के क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास जैसी अवधारणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 में मॉरिशस में व्यक्त की गई थी। ये सारे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखने हैं। भारत एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना करता है। महत्व क्या है इस नीति का कि अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ संबंध प्रबंधन के प्रति भारत के दृष्टिकोण में ये नीतियाँ मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, योजनाएं बनाने में सहयोग मिलता है। तो देखें, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सेंटर इससे जुड़े हुए सारे जो अवधारणाएं हैं उसमें एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी है, सागर पॉलिसी भी है और थिंक वेस्ट पॉलिसी भी है और कनेक्ट सेंट्रल एशियाई पॉलिसी भी है। सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में जो भी देश हैं वो सब हैं सेंट्रल एशिया के, और ये सारी पॉलिसी सरकार लगातार इस पे काम करती रहती है। अब देखें कि गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत क्या है। इंद्र कुमार गुजराल एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश नीति का दृष्टिकोण उनके नाम से जाना जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी और इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया था, कई सारी चीज़ों में बदलाव किया था विदेश नीति में। इनका सिद्धांत था, इस समझ पर आधारित था कि भारत का आकार, जनसंख्या उसे दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। यानी कि इनका मानना था कि भारत एशिया में नेतृत्व करता देश बन सकता है अगर भारत ने पड़ोसियों के साथ गैर दबंग रवैया अपनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली। तो इसमें संवाद जारी रखने और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करके अनावश्यक उकसावे से बचने का महत्व भी बताया गया था। गुजराल जो थे, कई सारी नीतियों में अभी मैंने बताया, जैसे कई नीतियाँ ऐसी थी जो उकसावे वाली राजनीति भी भारत पहले किया करता था, वो सारे नीतियों को त्याग दिया गया था इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा, और एक पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। गुजराल सिद्धांत भारत के पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने में 5 सिद्धांतों का एक समूह है। पहला है कि बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत पारस्परिकता की मांग नहीं करता, बल्कि सद्भाव और विश्वास के साथ जो भी कुछ कर सकता है वह देता है और समायोजित करता है। यानी कि इन सभी देशों के साथ भारत बहुत ही सद्भावनापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश करता है। किसी भी दक्षिण एशियाई देश को अपने क्षेत्र का उपयोग क्षेत्र के किसी अन्य देशों के हितों के विरुद्ध नहीं करने देना चाहिए। यानी कि अगर कोई मान ले बांग्लादेश का दुश्मन है और वो भारत में आकर के कुछ ऐसा करना चाहता है तो हमें वो सब नहीं करना चाहिए। ये भी एक सिद्धांत है। किसी भी देश को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भारत ये कार्य कभी नहीं किया। और सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। ये भी भारत करता है और उन्हें अपने सभी विवादों को शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाना चाहिए। तो ये 5 सिद्धांत थे गुजराल के। ये सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है कि ये कम से कम 5-7 बार सिविल में, मेंस में पूछा जा चुका है। इसलिए इसको लाइन बाय लाइन चाहिए कि अच्छे से आपको याद रहे, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और अभी ऊपर बताए हैं कि 1992 में इसे लागू किया गया था। अब देखें आगे वर्तमान सरकार की पड़ोस पहले की नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। आपको इसमें क्या है कि राजनयिक जुड़ाव, इसके कई सारे प्लेटफॉर्म से संवाद और जुड़ाव में वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय यात्राएं, शिखर बैठकें, संयुक्त पहल संबंध, ये सब चीज़ें करके सरकार के द्वारा कोशिश की गई है कि बेहतर संबंध बनाएं। बुनियादी ढांचे का विकास किया गया और इसमें पड़ोसी देशों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई सारे कोष वगैरह के भी आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसमें सार्क विकास कोष, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, इस टाइप के संगठनों में भारत भागीदार देश है। सुरक्षा सहयोग में देखें तो आतंकवाद विरोधी प्रयास, सीमा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा सहित कई सारे सहयोग भारत करता है, जिसमें हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी है। क्षेत्रीय पहल भी करता है, जिसमें बिम्स्टेक सबसे काफ़ी फेमस भी होगा, इसके बारे में सुने होंगे। तो बंगाल की खाड़ी से जो सीमा बनाने वाले देश हैं उनके साथ मिलकर के बिम्स्टेक एक पहल है। BBIN समूह बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल का एक संगठन है। IORA हिंद महासागर इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इससे कहते हैं। तो ये एक संगठन है जिसके माध्यम से भारत एक भागीदार देश के रूप में भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी एक मंच बना हुआ है, जिसमें ITEC है कि भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के माध्यम से भारत सांस्कृतिक आदान प्रदान भी करता है। इस नीति की ज़रूरत क्यों है? तो भारत कई सारे अनसुलझे सीमा विवादों में भी फंसा हुआ है। जैसे नियंत्रण रेखा एक पाकिस्तान के साथ LOC है और LAC चीन के साथ है। यहाँ लगातार तनाव बना रहता है, इसलिए भी भारत को बाकी पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बना के शांतिपूर्ण तरीके से चलने का प्रयास करना चाहिए। भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करें तो चीन के साथ भारत की प्रतिद्वंदिता जगजाहिर है। इसमें एक स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने की इसकी क्षमता को प्रभावित किया है।
इस क्षेत्र में सत्ता संघर्ष भी लगातार चलता रहता है, इसलिए भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी एक कारण है। आर्थिक अंतराल में पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक विकास, बड़ी असमानता ने आर्थिक सहयोग पहलों को प्रभावित किया है, जैसे बुनियादी ढांचे में कमी, व्यापार बाधा, नौकरशाही बाधा, ये सब आर्थिक एकीकरण की पूरी क्षमता को साकार होने से रोक रहे हैं, इसलिए भी ये ज़रूरी है। आंतरिक अस्थिरता में देखें तो पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता, जातीय संघर्ष, शासन संबंधी चुनौतियाँ, ये सब जो क्षेत्र हैं ये सब प्रभावित कर रहे हैं। सीमा पार का आतंकवाद, उग्रवाद जैसे मुद्दे, इन सब मुद्दों पे अगर भारत का पड़ोसियों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहा तो भारत इसमें सफल नहीं हो पाएगा। मान लें आतंकवाद का मुकाबला करना है और आसपास के देश ही सहयोग नहीं करेंगे तो फिर ये योजनाएं असफल हो जाएंगी। इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी जैसे कदम उठाने की जो सरकार ने सोची वो बहुत ही बेहतर कदम है। अब देखें भविष्य में क्या संभावना है कि आगे क्या हो सकता है। तो भारत को अपनी छवि प्रभाव बढ़ाने के लिए बॉलीवुड, योग, पारंपरिक कला जैसे सॉफ्ट पावर संपत्ति, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, ये सब टर्म आपको जानना चाहिए। सॉफ्ट पावर कहा जाता है कि जब कोई देश अपने सांस्कृतिक आधार पर इतना पावर रखता है कि दुनिया के देश पर्यटन के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो उनसे संबंध बनाने की कोशिश लगातार करते रहें, तो वो सॉफ्ट पावर कहा जाता है। हार्ड पावर में कहें तो सैन्य शक्ति और जो अन्य पावर हैं वो आते हैं। सॉफ्ट पावर में जैसे यही बॉलीवुड, योग, कलाएं, संस्कृति कहने का मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं सॉफ्ट पावर में, इसलिए इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे पहल का लाभ इस क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा सकता है और मानवीय सहायता, आपदा राहत के लिए बिना किसी शर्त के प्रतिबद्धता का एक सकारात्मक और सौम्य छवि बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसलिए भी इस नीति पे आगे बढ़ना चाहिए और इसका लाभ उठा सकता है भारत। पड़ोसियों के उकसावे के बावजूद भी आर्थिक सहायता के बिना किसी बाधा के इसे जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत के समय मित्र के रूप में हमारी छवि और मजबूत होगी। अगर कोई समस्या भी आ रही है, जैसे मान लें किसी के साथ संबंध बिगड़ भी रहे हैं, हाल में देखे होंगे कि पाकिस्तान में बाढ़ आया तब भी भारत ने उसके हेल्प किए। तो पड़ोसी जो जिनके साथ संबंध बेहतर नहीं है उनसे भी बेहतर संबंध बनाने की कोशिश भारत करता रहा है और इस वजह से इस नीति को आप कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक अपने कार्य रूप में मौजूद है। इन उपायों को लागू करके नई सरकार भारत के पड़ोसी पहले नीति को फिर से मजबूत कर सकती है और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, परस्पर जुड़े क्षेत्र के अपने दृष्टिकोण को साकार कर सकती है। तो ये एक विश्लेषण था पड़ोसियों के साथ संबंध को लेकर के। आपको इसे मैंने कोशिश की है कि काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश की गई है। आगे इससे जुड़े हुए जो भी मामले आएंगे एक एक करके सारे मामले लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि सभी देशों के जो विदेशी संबंध हैं उस विदेशी संबंध पे अलग अलग वीडियो बनाएं, समय समय पे उसके लिए बनाते रहेंगे। जैसे भारत और सिंगापुर पे बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। वैसे ही ये पड़ोसियों के साथ एक सम्मिलित स्वरूप है कि इस ढंग की नीति पर चलता रहा है। इसलिए आप सभी लोगों को इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही न्यूज़ पढ़ने चाहिए, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये था आज का मुद्दा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।